कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंसुलेटेड कंटेनर इज एन insulated container, है ना। an insulated container, है ना, is divided into two parts, is divided into two portion, okay। अच्छा, first portion contain an ideal gas, first portion contains an ideal gas, है ना, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, okay। अच्छा, and other part is perfect vacuum, and other part is perfect vacuum, पूरा खाली है ना। अब क्वेश्चन है कि इफ होल इज डन बिटवीन टू पार्ट, इफ होल इज डन बिटवीन टू पार्ट्स, है ना, इफ होल इज डन बिटवीन टू पार्ट्स, है ना, then find okay increase in internal energy, then find increase in internal energy, increase in internal energy, okay, then find increase in internal energy of gas and change in temperature, क्लियर इतना। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। एन इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, दो पोर्शन में डिवाइड किया गया। अच्छा, फर्स्ट पोर्शन कंटेन्स एन आइडियल गैस at constant temperature and pressure, okay, and other part is perfect vacuum. If whole is done between two parts, then find increase in internal energy of gas and change in temperature, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो बोल दिया कि भाई एक इंसुलेटेड कंटेनर है, माने बाहर का अंदर का कोई हीट का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एक इंसुलेटेड कंटेनर है, तो अगर इंसुलेटेड कंटेनर है तो क्यू क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट में कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर में आइडियल गैस था, है ना, ओके, और दूसरा पार्ट कैसा था? वैक्यूम, ओके। तो इसमें मैंने एक छेद कर दिया, ओके। तो जैसे छेद कर दिया, अब हमें बोलना है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज होगा और टेम्परेचर का क्या चेंज होगा। अब देखो Q तो इक्वल्स टू जीरो हो गया क्योंकि एडियाबेटिक सिस्टम है ना। इंसुलेटेड मतलब बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा। अब W दैट इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, क्लियर। सो W इक्वल्स टू जीरो होगा, है ना, क्योंकि वैक्यूम में जा रहे हो, ठीक है। परफेक्ट वैक्यूम माने वहां पे कोई प्रेशर होगा ही नहीं ना, गैस ही नहीं होगा तो प्रेशर कहाँ से होगा। तो W क्या हो गया? जीरो हो गया। W जैसे जीरो हो गया, हमें पता है डेल ई इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। ए बी जीरो, तो ओवरऑल इक्वल्स टू जीरो, है ना। और डेल टी भी, जब डेल ई जीरो होगा तब डेल टी भी जीरो होगा, तो कोई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। सो डेल ई भी जीरो होगा और डेल टी भी
जीरो होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इंसुलेटेड कंटेनर मतलब एडियाबेटिक सिस्टम, तो Q इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो है क्योंकि वैक्यूम होने के कारण, ठीक है। तो W जीरो जैसे हो गया, डेल इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, दोनों जीरो तो डेली जीरो, तो डेल टी भी क्या होगा, जीरो होगा। इतना क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें करना है, और उसके बाद हम पहले तो इजी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा डीपली घुसेंगे। चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया, मान लो 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली, एक्सपांड, है ना, आइसोथर्मली, एक्सपांड आइसोथर्मली, है ना, इनटू वैक्यूम, इनटू वैक्यूम, ओके, अप टू 10 लीटर, अप टू 10 लीटर, ठीक है। अब बोला है अप टू 10 लीटर, फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। क्या बोला है, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, है ना, एक्सपांड किया उसने आइडियल गैस 2 लीटर से 10 लीटर तक, फिर उसके बाद बोला है फाइंड हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो अगेन क्या हो गया बोलो, है ना, आइसोथर्मली बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट तो डेल टी क्या होगा, जीरो होगा, डेल टी जैसे जीरो है तो डेल ई भी जीरो होगा, क्लियर। फिर उसके बाद वैक्यूम होने के कारण, वैक्यूम होने के कारण क्या होगा, पी एक्सटर्नल जीरो होगा, पी एक्सटर्नल अगर जीरो है सो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, तो डब्ल्यू भी जीरो होगा क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो है। डब्ल्यू अगर जीरो है तो हमें पता है डेली दैट इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेली भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो क्यू भी कितना होगा, जीरो। तो फाइंड हीट एब्जॉर्ब, कोई हीट का एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, क्लियर इतना, ओके। अच्छा नोट बोल के एक पॉइंट लिखा देता हूँ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तब डेल टी क्या होगा, जीरो होगा, और डेल ई क्या होगा, जीरो। ये हमें पता है क्योंकि डेल ई इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आएगा बाद में, डेल ई इक्वल्स टू आएगा एन सी बी डेल टी, तो डेल टी अगर जीरो है तो डेल ई भी जीरो होगा, ठीक है। चलो सो डेल ई इक्वल्स टू जीरो, क्यू इक्वल्स टू अगर जीरो होता है, क्यू इक्वल्स टू जीरो कब कब होगा, जब क्यू इक्वल्स टू जीरो कब कब होगा बोलो, एडियाबेटिक, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड। जब एडियाबेटिक सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, और जब इंसुलेटेड सिस्टम होगा, एडियाबेटिक, आइसोलेटेड एंड इंसुलेटेड। W इक्वल्स टू जीरो कब होगा, W इक्वल्स टू जीरो क्लोज्ड वेसल में, कैसे होगा, क्लोज्ड वेसल, है ना, क्लोज्ड वेसल। फिर इसके बाद P एक्सटर्नल जीरो कब होगा, वैक्यूम फ्री एक्सपेंशन, है ना, तो P एक्सटर्नल जीरो तब होगा वैक्यूम, जब वैक्यूम में एक्सपांड करे या फ्री एक्सपेंशन हो जाए, फ्री एक्सपेंशन, तब क्या होगा, P एक्सटर्नल जीरो होगा। क्या होगा बोलो, P एक्सटर्नल जीरो होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि T कांस्टेंट मतलब डेल टी जीरो, तो डेल ई भी क्या होगा, जीरो होगा। Q इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब है ये एडियाबेटिक सिस्टम हो सकता है, आइसोलेटेड या इंसुलेटेड, या मैं उल्टा बोल सकता हूँ,
कि एडियाबैटिक आइसोलेटेड इंसुलेटेड के लिए Q इक्वल्स टू 0 होगा, क्लोज्ड वेसल के लिए W इक्वल्स टू 0 होगा, वैक्यूम फ्री एक्सपेंशन के लिए P एक्सटर्नल 0 होगा। ऐसा क्यों? वैक्यूम है माने गैस भरा जगह से खाली जगह पे जा रहा है तो कोई प्रेशर ही नहीं है। फ्री एक्सपेंशन उन्होंने फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है माने कोई प्रेशर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए P एक्सटर्नल 0। क्लोज्ड वेसल में कोई काम ही नहीं होता है, अल्टीमेटली वर्क 0 होता है। एडियाबैटिक आइसोलेटेड इंसुलेटेड में बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जाता, अंदर का हीट बाहर नहीं आता, इसलिए Q इक्वल्स टू 0। और जब भी T कांस्टेंट होगा डेल T 0, डेल इक्वल्स टू 0। डेल T 0 होने से डेल का 0 होने का मतलब एक इक्वेशन है, बाद में हम करेंगे, डेल इक्वल्स टू NCV डेल T। इतना हमें याद रखो कि टेम्परेचर के साथ E का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। इतना क्लियर? चलो हम धीरे धीरे इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही कह दिया कि चैप्टर टफ है ना, तो सबसे टफ है इसलिए मैं सबसे लास्ट पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, जैसे कि धीरे धीरे हो सके। तो अगर क्लास में पढ़ाता तो अच्छा होता, चलो क्या पता था कि ऐसा होगा। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, है ना, एंथैल्पी। चलो एंथैल्पी देख लेते हैं, है ना। अब हम देखेंगे एंथैल्पी। ओके, सो एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी क्या है, इसको H देखें इंडिकेट किया जाता है एंथैल्पी, ठीक है ना। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड by system at constant pressure, heat absorbed by system at constant pressure, ठीक है ना। इट इज स्टेट फंक्शन, या मैं बोल सकता हूँ इसको टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, total heat content of the system. It is state function, it is state function, है ना, it is state function, है ना। it is extensive property, extensive property, extensive property माने mass dependent properties, ठीक है, समझ आ रहा है। और क्या है ना, मोलर एंथैल्पी बोल के एक चीज होता है, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल at constant pressure, heat absorbed by 1 mole at constant pressure, ठीक है ना। मोलर एंथैल्पी लेकिन क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मोल फिक्स कर दिया तो और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। ओके, सो H इक्वल्स टू होता है E प्लस पी वी, मैंने दिखा दिया था पिछले क्लास में। H इक्वल्स टू होता है E प्लस पी वी, वेयर E इज द इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वो भी एक एनर्जी हो गया, है ना। बट वी कैनॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, वी can't calculate absolute value of enthalpy, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एंथैल्पी क्या है, एक सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट, है ना। टोटल हीट कंटेंट का क्या नाम है बोलो, एंथैल्पी, या मैं बोल सकता हूँ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर।
एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, न सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका जो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, माने मास डिपेंडेंट। लेकिन मोलर एंथैल्पी जैसे बोलूँगा तो एक मोल गैस का जो एंथैल्पी वही हो गया मोलर एंथैल्पी। अब मैंने मास को कांस्टेंट कर दिया तो मास डिपेंडेंट अब नहीं रहा, तो मोलर एंथैल्पी इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, माने मास इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है बोलो मास इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब मैंने देख लिया था इक्वेशन H इक्वल्स टू E प्लस पी वी, वेयर H इज द बोलो एंथैल्पी, E इज द इंटरनल एनर्जी एंड PV इज द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। क्लियर, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब हमने कि मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी का डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर, इतना एंथैल्पी के बारे में इतना क्लियर। सो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन चेंज को हम कर सकते बिल्कुल। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी। We can calculate change in enthalpy. We can calculate बोलो change in enthalpy, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, है ना। तो एंथैल्पी हम देख रहे थे, तो H इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला था, E प्लस PV, ओके। क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो फिर से एक बार फॉर्मूला बोलो, H इक्वल्स टू E प्लस PV। तो डेल H इक्वल्स टू क्या होगा, डेल E प्लस डेल ऑफ PV। डेल H इक्वल्स टू, अब ऐसा है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, H क्या है, Q एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल E प्लस P डेल V हो जाएगा, डेल E प्लस P डेल V हो जाएगा। सो डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल V। क्लियर इतना। अच्छा, अब ऐसा है कि हमें पता है कि डेल PV, डेल ऑफ PV दैट इज इक्वल्स टू होगा P डेल V प्लस V डेल P। अब मैंने अगर बोल दिया कि कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट का मतलब डेल P जीरो होगा, तो डेल ऑफ PV दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P डेल V। यहाँ पे वही पुट किया मैंने, डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल V, ठीक है ना। अब हमें पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है ना। सो PV इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, nRT होता है ना। सो जैसे मैंने कर दूंगा डेल ऑफ PV, है ना। सो डेल ऑफ PV माने क्या हो जाएगा, तो P डेल V दैट इज इक्वल्स टू डेल nRT, P डेल V दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल nRT, ठीक है ना। अब गैस है, गैस होने के कारण क्या हो जाएगा बोलो, P डेल V दैट इज इक्वल्स टू डेल nRT भी होगा प्लस nR डेल T होगा प्लस nR डेल T होगा। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये जीरो होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो P डेल V दैट इज इक्वल्स टू डेल mg RT। तो डेल mg क्या है, डेल mg है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, है ना। सो मैं पहले लिख देता हूँ, डेल H इक्वल्स टू, सो डेल E प्लस डेल mg RT, ये हो गया। डेल H इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल E प्लस डेल mg RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल mg क्या है, डेल mg ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस, है ना, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, ये हो जाएगा डेल एन जी, ठीक है ना। सो डेल एन जी इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। फिर से एक बार इसको, इस बात को समझो। तो H इक्वल्स टू U प्लस PV होता है। H क्या है, Q एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने डेल ले लिया बोथ की तरफ, दोनों की तरफ, तो डेल H इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल ऑफ PV। अब देखो डेल ऑफ PV माने होता है P डेल V प्लस V डेल P। अब मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल P इक्वल्स टू 0 होगा। डेल P अगर 0 है तो V डेल P भी 0 होगा। तो डेल ऑफ PV दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P डेल V। हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, तो P डेल V दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा n और t। तो एक बार n का रेस्पेक्ट में डेल n RT और एक बार nR डेल्टा t किया। अब क्योंकि कोई भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल टी क्या होगा, 0 होगा। तब t अगर कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो P डेल V क्या हो गया, डेल एन जी आर टी। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि गैसियस इक्वेशन के लिए लिया गया इसलिए जी लगा दिया गैस। तो डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल बी, इसके जगह पे मैं लिख दिया डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। तो डेल एन जी क्या है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसा हो गया, मान लो कि डेल एन जी इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तब डेल एच इक्वल्स टू डेल ई हो जाएगा। अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 हो गया तब डेल एच ग्रेटर देन डेल ई, डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। और अगर डेल एन जी लेस देन 0 हो गया, अगर लेस देन 0 हो गया तो डेल एच भी लेस देन डेल ई हो जाएगा। क्लियर, 3 कंडीशन क्लियर, ठीक है। तो एंथैल्पी का ये वाला इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, where del H is the change in enthalpy, del E is the change in internal energy, del N G क्या है मैंने लिख दिया, R पता है, T तो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं कि एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन, है ना, ओपन कंटेनर फॉर व्हिच रिएक्शन, है ना। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एज्यूम ईच रिएक्शन, है ना। सो एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट, है ना। assume each reaction is carried out in open container, है ना। अब बोला है for which reaction है ना, for which reaction del H equals to del E, del H लेस देन del E, ये ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ इक्वेशन दिया गया, कुछ रिएक्शन दिया गया। पहला है H2 गैस प्लस Br2 गैस, इससे हो गया ट्वाइस HBr गैस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन दिया गया, दैट इज द सी सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O गैस से बन गया 2H2 गैस प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट रिएक्शन ऐसा कुछ दिया है, PCl5 गैस, इससे आ जाएगा PCl3 गैस
प्लस Cl2 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसके बाद आ गया मान लो 2CO गैस, 2CO गैस से CO2 गैस, CO2 गैस, 2CO गैस प्लस O2, 2CO गैस प्लस O2 है ना। इससे आ जाएगा O2 गैस, इससे आ जाएगा 2CO2 गैस, 2CO2 गैस। ठीक है इतना, ओके। अच्छा और भी कुछ दे देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मान लो CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस है ना। इससे आया CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड, CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। फिर नेक्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसा दिया, मान लो CaCO3 सॉलिड, CaCO3 सॉलिड से आ जाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट एक रिएक्शन दे दिया, मान लो H2O लिक्विड से है ना, H2O लिक्विड से आ जाएगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। फिर और एक रिएक्शन दे दिया, मान लो CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस। इससे आ जाएगा CO2 गैस, क्या आ जाएगा बोलो, CO2 गैस। क्लियर। अच्छा अगेन हमें सिर्फ क्या करना है, सो डेल एच इक्वल्स टू डेल किस किस के लिए होगा और डेल एच लेस देन डेल किस किस के लिए होगा। ठीक है क्लियर। चलो एक बात, अभी अभी जो इक्वेशन लिखा था डेल एच इक्वल्स टू डेल प्लस डेल एन जी आर टी, इसी इक्वेशन में जब डेल एन जी इक्वल्स टू 0 होगा तब डेल एच इक्वल्स टू डेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ क्या निकालना है, डेल एन जी। तो पहले तो रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस करना आता होगा तुम्हें। उसके बाद बैलेंस्ड रिएक्शन में मोल का चेंज निकालो। प्रोडक्ट में गैस है कितना मोल, 2 मोल, रिएक्टेंट में टोटल गैस कितना मोल, 2 मोल, तो कितना हो जाएगा 0। जब डेल एन जी 0 तब डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल। क्लियर इधर। अब देखो यहाँ पे डेल एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट में कितना 3 माइनस रिएक्टेंट में कितना 2, मतलब 1 होगा। डेल एन जी 1 है, सो डेल एच इक्वल्स टू क्या होगा, डेल ई प्लस आर टी, मतलब डेल एच ग्रेटर देन डेल ई होगा, डेल एच ग्रेटर देन डेल ई होगा। यहाँ पे क्या होगा बोलो, डेल एन जी दैट इज इक्वल्स टू अगेन 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 1। अगेन इसके लिए भी क्या होगा, डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। इसके लिए क्या होगा बोलो, डेल एन जी इक्वल्स टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, सो डेल एच इक्वल्स टू डेल ई माइनस आर टी होगा। इसका मतलब डेल एच लेस देन डेल ई, डेल एच लेस देन डेल ई। क्लियर। उसके बाद डेल एन जी इस रिएक्शन के लिए 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माने माइनस 2, तो अगेन डेल एच लेस देन डेल ई। क्लियर। इसके लिए डेल एन जी कितना बोलो, 1 1, अगर 1 है तो यहाँ पे डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। इसके लिए डेल एन जी कितना होगा बोलो, 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2 मतलब अगेन डेल एच ग्रेटर देन डेल ई होगा। इसके लिए डेल एन जी कितना होगा बोलो, 1 1 माइनस 1 माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ, इसका मतलब डेल एच लेस देन डेल ई होगा, डेल एच लेस देन डेल ई होगा। सो बहुत ही सिंपल केस है। ओके सो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है,
डेल एच और डेल ई में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, समझ आ रहा होगा सबको। तो हमें सिर्फ डेल एन जी निकालना है। जैसे ही डेल एन जी निकाल जाएगा फिर उसके बाद डेल एन जी इक्वल टू 0 होगा, तो डेल एच इक्वल टू डेल ई। डेल एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। जब डेल एन जी लेस देन 0 होगा तब डेल एच लेस देन डेल ई। इसी में यहाँ तक ही तो देखते हैं। ओके।